We'll start from question number 12. ऑनलाइन किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज बताएंगे मुझे। पेज 47 पे थर्ड पॉइंट। ये आप टेक्स्ट बुक में से कह रहे हो मन्नत? ये क्वेश्चन मतलब वर्कबुक में नहीं, या क्वेश्चन बुक में? हाँ। ओके। हाँ जी। तो एक स्टूडेंट को डाउट है उस किसी टॉपिक में, पहले वो डिस्कस करते हैं फिर आगे चलेंगे। सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन टॉपिक से रिलेटेड एक पॉइंट है। कहते हैं अगर असेसी ने अपनी बिल्डिंग सेल कर दी है, ट्रांसफर कर दी है, तो जो सेलिंग प्राइस है विल बी रिड्यूस्ड एंड नॉट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। However, if section 50 is attracted, then stamp duty value will be considered for calculation of capital gain. बच्चे मान लो आप किसी बिजनेसमैन की किसी बिजनेस की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो। डेप्रिसिएशन के लिए हम बिल्डिंग का ब्लॉक बनाते हैं। मान लो मैंने बिल्डिंग का ब्लॉक बनाया जिसमें ओपनिंग WDV थी 50, एंड मैंने कुछ न्यू बिल्डिंग्स परचेज की हैं 70 lakhs की, वो ऐड कर दी, और मैंने एक बिल्डिंग सेल कर दी। तो जो मेरा सेलिंग प्राइस है दैट इज 32, एंड जो उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है दैट इज 34। तो हम लोग कौन सा वैल्यू माइनस करेंगे? तो उन्होंने हमें थर्ड पॉइंट में बोला कि अगर असेसी ने बिल्डिंग ट्रांसफर कर दी है तो आपने कौन सी वैल्यू माइनस करनी है? एक्चुअल सेलिंग प्राइस। मैंने बिल्डिंग 32 की सेल की है तो हम कितना माइनस करेंगे? 32 ही माइनस करेंगे, नॉट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। बट अगर सेक्शन 50 अट्रैक्ट हो रहा है, सेक्शन 50 में क्या लिखा हुआ है कि अगर कॉस्ट प्राइस और स्टैम्प ड्यूटी में डिफरेंस जो है वो 10% से ज्यादा है, तो हम लोग सेलिंग प्राइस किस चीज को मान के चलते हैं? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसिडर किया जाएगा फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। तो जब मैंने कैपिटल गेन कैलकुलेट करना होगा उस टाइम पे हम लोग क्या देखेंगे? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो इस केस में ओपनिंग ब्लॉक था 50, नया परचेज किया 70 का, सेल कर दिया 32 का, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को हमने क्या किया? इग्नोर किया। ये क्या आ जाएगी? मेरी फाइनल वैल्यू आ जाएगी ब्लॉक की, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी। बट मान लो मेरा ओपनिंग ब्लॉक होता 10, मैंने कोई भी परचेज नहीं किया, मैंने एक एसेट सेल किया है 32 का, पर उसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 34। तो अब जब मैं इसमें से माइनस कर रही हूँ 34, तो ब्लॉक तो खत्म ही हो रहा है। ये किस में जा रहा है? कैपिटल गेन में। जब ये कैपिटल गेन में जाएगा तो हम सेलिंग प्राइस 32 की जगह क्या मान के चलेंगे? 34। इसका मतलब कि कैपिटल गेन कितना होगा? 34 माइनस 10, 24 होगा। समझ आई है ना सबको? मन्नत, डाउट क्लियर हुआ? एक सेकेंड। बाकी स्टूडेंट्स भी, सब लोग ही अपनी अपनी बुक्स में एग्जाम्पल नोट डाउन करेंगे। सेक्शन 32 के आसपास आपके पास जो भी फ्री पेज है डेप्रिसिएशन टॉपिक में, वहां पे नोट डाउन करेंगे। ओपनिंग WDV ऑफ बिल्डिंग
is 50 lakhs. सेलिंग प्राइस एक्चुअल है 32, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 34। हम लोग किसे कंसिडर करेंगे 32। तो 32 लैक्स माइनस हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 18 लैक्स। तो डेप्रिसिएशन शेल बी कैलकुलेटेड ऑन दिस। केस 2 ओपनिंग WDV है 10, सेलिंग प्राइस एक्चुअल में सेलिंग प्राइस है 32, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 34। Since block value will become negative and there will be capital gain। जब कोई हम ऐसा एसेट सेल करते हैं डेप्रिशिएबल एसेट, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है कि लॉन्ग टर्म? हमेशा शॉर्ट टर्म होता है ना, कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं होता। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू शैल बी कंसिडर्ड। हम लोग अब यहाँ पर माइनस कितना करेंगे 34, तो 24 लैक्स का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। यहाँ पे ना एग्जाम्पल में 36 कर लो, क्योंकि 10% से ज्यादा का डिफरेंस होगा तभी करेंगे ना, नहीं तो तुम्हें कंफ्यूजन होगी फिर पढ़ाई करते हुए। सब जगह 36 करो। 34 और 32 में तो सिर्फ 2 लैक्स का ही डिफरेंस है, और हमें डिफरेंस अलाउड कितना है 3.2। तो 36 के साथ एग्जाम्पल ज्यादा सही बनेगी। हाँ जी, पूछो नेक्स्ट डाउट क्या है। पंकज क्या कह रहे थे तुम? पेज नंबर इज? हाँ जी, बच्चे ऑडिट किस किसने करवाना होता है? देखो, बेसिक लिमिट है 50 लैक्स एंड 1 CR। ठीक है, अगर कोई प्रोफेशनल है, अगर किसी प्रोफेशनल की रिसीट 50 लाख से ज्यादा है, तो सीए है, उसकी रिसीट 50 लाख से ज्यादा है, कुछ नहीं सोचना, उसे ऑडिट करवाना। सिमिलरली अगर कोई बिजनेसमैन है, उसकी सेल 1 CR से ज्यादा है, तब भी ऑडिट करवाना। बट साथ में फिर ये देखना है 44 AD की लिमिट क्या है। 44 AD की लिमिट है 2 करोड़। तो 44 AD सेक्शन कहता है प्रिजम्पटिव इनकम में रिटर्न फाइल कर दो, तुम्हें बुक्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। 44 AD में रिटर्न कौन कौन फाइल कर सकता है? जिनकी मैक्सिमम सेल कितनी है 2 CR। अब मान लो कोई पर्सन की सेल 80 लैक्स, उसे तो 44 AD भी अलाउड है और उसे ऑडिट करने की भी जरूरत नहीं, तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। मान लो किसी पर्सन की सेल 3 करोड़ है, तो वो तो 44 AD में रिटर्न फाइल कर ही नहीं सकता, वो बुक्स बना ही रहा है, वो 44 AB में ऑडिट भी करा लेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। पर मान लो किसी पर्सन की सेल है 1.5, वो दोनों के बीच में है, अगर 44 AB के अकॉर्डिंग देखें उसे क्या करवाना चाहिए? ऑडिट करवाना चाहिए। पर अगर देखें 44 AD, तो वो तो बोल रहा है कि मैंने बुक्स बनाई नहीं, तो जब बुक्स बनाई नहीं तो ऑडिट कैसे होगा?
तो कहते हैं अगर तुम्हारी सेल 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ के बीच में है तो हम चेक करेंगे कि तुम प्रिजम्पटिव इनकम का बेनिफिट ले रहे हो या नहीं। अगर तुमने प्रिजम्पटिव इनकम का बेनिफिट लिया है तो ऑडिट नहीं करवाना। अगर प्रिजम्पटिव इनकम को रिजेक्ट किया है, तुम कह रहे हो नहीं मेरा प्रॉफिट 8% या 6% से भी कम है, तुम उसे रिजेक्ट कर रहे हो, तो तुम्हें क्या करवाना पड़ेगा, ऑडिट करवाना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर किसी की सेल 50 लाख से ज्यादा है प्रोफेशनल की तो पक्का ऑडिट करवाना है। 1 CR से ज्यादा है तब भी पक्का ऑडिट करवाना है। एंड अगर कोई पर्सन क्लेम कर रहा है लोअर इनकम, वो कहता है मेरी इनकम 44 AD से कम है, 44 ADA से कम है एंड बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा है, तो उसे भी क्या करवाना पड़ेगा, ऑडिट। एंड उन्होंने एक स्पेशल स्कीम निकाली, कहते हैं ये लिमिट को 1 करोड़ की जगह हम कितना कर देंगे, 10 करोड़। अगर किसी पर्सन को 95% पैसे बैंक में आते हैं, 95% खर्चे भी वो बैंक से करता है, तो उसमें कोई फ्रॉड के चांस ही नहीं है, कहते तुम्हें ऑडिट नहीं करना। सो बेसिकली आपको याद कैसे रखना है ये सेक्शन, 1 करोड़ एंड 10 करोड़ प्लस 44 AD। ठीक है। 1 करोड़ तक तो ऑडिट करवाना ही नहीं, कुछ भी नहीं सोचना। 10 करोड़ के बाद ऑडिट पक्का ही करवाना है, कुछ भी नहीं सोचना। जो 1 से 10 करोड़ के बीच में है उनसे एक और क्वेश्चन पूछेंगे, क्या तुम्हें 95% पेमेंट और रिसीप्ट बैंक में होती है। अगर 95% पैसे बैंक में आए, 95% खर्चे भी बैंक से किए, इन्होंने भी ऑडिट नहीं करवाना। जो 1 से 2 करोड़ के बीच में है उनसे पूछेंगे तुमने 44 AD एक्सेप्ट किया है क्या रिजेक्ट किया। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो मिनिमम हमने बोला था 8% प्रॉफिट है, तुमने उसके ऊपर टैक्स पे कर लिया, तब भी ऑडिट नहीं करवाना। पर अगर 44 AD को रिजेक्ट किया है तब पक्का ऑडिट। क्लियर। ये मेन लिमिट है। प्रोफेशनल के लिए लिमिट कितनी है, 50 लाख। तो अब अगर आपको याद हो TDS चैप्टर में जो बिजनेसमैन वाला रूल है उसमें भी सेम अमाउंट्स है। जब हमने ये देखना होता है कि 194 ACHIJR वो किसके ऊपर लगता है, जिसकी पिछले साल की सेल प्रोफेशनल की 50 लाख से ज्यादा हो और बिजनेसमैन की 1 CR से ज्यादा। सेम अमाउंट ही है वहां पर भी। और कोई डाउट किसी को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। मिस्टर मनोहर इंडिया के एक रेजिडेंट इंडिविजुअल है, इनकी एज है 53, कंसल्टेंसी की सर्विसेज देते हैं ये। हमें उनका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन है। तो अगर किसी का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन है मतलब कि इनडायरेक्ट अप्रोच फॉलो करनी पड़ेगी। नेट प्रॉफिट में जो अदर हेड्स की इनकम्स होंगी वो माइनस करेंगे और जो डिसअलाउड एक्सपेंसेस होंगे वो ऐड बैक करेंगे। पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझते हैं फिर हम ये पॉइंट पढ़ेंगे। हमने टोटल इनकम निकालनी है, टैक्स की लाइबिलिटी निकालनी है ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग। ही हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। डिस्कस करते हैं सारे पॉइंट्स को। हाँ जी। तो सबसे पहले इनकम में कंसल्टिंग फीस PGBP की इनकम है। अब ये आप लोग खुद दिमाग लगा के बताओ क्या होगा इसमें। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम HUF, HUF से प्रॉफिट का शेयर मिला है। प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी दिमाग लगा के इसमें मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। क्यों। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। इनकम टैक्स में डबल टैक्सेशन तो नहीं हो सकती है। जब मुझे फर्म से प्रॉफिट का शेयर मिलता है वो टैक्सेबल नहीं होता, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में फर्म को सेपरेट पर्सन माना गया है, हमने पर्सन की डेफिनेशन में पढ़ा। तो जब फर्म ने खुद टैक्स पे कर दिया तो जब मुझे मेरा प्रॉफिट का शेयर मिलता है हम उसके ऊपर दोबारा टैक्स नहीं देते। पर जब मुझे फर्म से सैलरी मिलती है हम उसके ऊपर टैक्स देते हैं, क्योंकि फर्म को एक्सपेंस ना हो गया था तो मुझे टैक्स देना पड़ता है। वैसे ही जब मैं HUF से प्रॉफिट मिलेगा तो HUF भी तो इनकम टैक्स में सेपरेट पर्सन है, HUF ने उसके ऊपर टैक्स पे कर रखा है, तो मेरी बुक्स में ये क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ठीक है। चाहे तो नोट्स में लिख लो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, चाहे यहीं पर ही मार्क करके लिख लो। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम HUF इज एग्जाम, जस्ट लाइक प्रॉफिट शेयर फ्रॉम फर्म, बिकॉज
देयर कांट बी डबल टैक्सेशन। वेरी गुड एनालिसिस। हमने फर्म वाला पॉइंट तो क्लास में बहुत बार डिस्कस किया है, एच वर्ड के साथ पहली बार आया, कॉन्सेप्ट तो ये हमने सेम किया हुआ है, पर उन्होंने एच के साथ पहली बार क्वेश्चन पूछा अभी तक। बिकॉज देयर कैन बी डबल टैक्सेशन। सिर्फ नॉलेज के लिए, ताकि पेपर में गलती ना लगे, वैसे आपको पता है, हाउएवर सैलरी और इंटरेस्ट फ्रॉम फर्म इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ पार्टनर। आपको पता है, फर्म से सैलरी मिलती है, इंटरेस्ट मिलता है, तो वो तो पार्टनर के हैंड्स में क्या होता है, टैक्सेबल। कौन से हेड में टैक्सेबल होता है? सैलरी हेड में नहीं जाएगा पंकज, इंटरेस्ट तो अदर सोर्सेज में जाएगा। वेरी वेरी गुड। और ये हमेशा कौन से हेड में जाएगा? वेरी नाइस। अब तुम इनकम टैक्स की लैंग्वेज में बात कर रहे हो ना, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप ही नहीं। चलिए आगे। एक तो अच्छा, यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या करें? ये तो ठीक है भाई, टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बट पीजीबी पे इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? इनकम बना रहे हैं, पर इनकम है ही तो माइनस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी, और कौन से हेड की इनकम बनाएंगे? ओल्ड स्कीम का क्वेश्चन है, कुछ और भी दिमाग में आ रहा होगा। कौन सी? कितनी पर्सन की एज है 53, तो वो सीनियर सिटीजन नहीं है, वो टीटीबी के लिए एलिजिबल नहीं है। 80 टीटीए की रिडक्शन कितनी मिल जाएगी? 10,000। इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, वेरी गुड, यहां से माइनस करेंगे और उसे बनाएंगे अदर सोर्सेस की इनकम। उसके बाद आते हैं एक्सपेंसेस। सैलरी बिजनेस का एक्सपेंस है, मोटर कार एक्सपेंसेस बिजनेस के हैं, डेप्रिसिएशन, मेडिकल एक्सपेंसेस। देखो, एक पर्सन टैक्स की सर्विसेज दे रहा है, तो ऑब्वियसली मेडिकल एक्सपेंसेस, या तो मैं ये एज्यूम करूँ एम्प्लॉय के लिए इनकर किए गए हैं। अदरवाइज मेडिकल एक्सपेंसेस अगर मैं एज्यूम करती हूँ कि पर्सनल है, फिर तो ये क्या बन गई? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स तो अलाउड नहीं सेक्शन 37 के अकॉर्डिंग, इसलिए ये क्या कर देंगे? एड बैक। टू परचेज ऑफ कंप्यूटर, क्या करना है? क्यों? वेरी गुड, कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं है, इस पे डेप्रिसिएशन मिलेगी। कंप्यूटर पे कितनी डेप्रिसिएशन मिलती है? 40% मिलेगी। वेरी नाइस। बोनस अलाउड एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंसेस अलाउड है, ऑफिस और एडमिन के खर्चे अलाउड है, इतना इसको प्रॉफिट हुआ है। कुछ और इंफॉर्मेशन कहते, जो सैलरी है उसमें 22,000 रुपीज पर मंथ सिस्टर इन लॉ को दिए हैं, जो कि आपके बिजनेस की मार्केटिंग संभालती है। पर अगर सेम चीज किसी और बिजनेस में देखी जाए, तो जो रीजनेबल सैलरी है, दैट इज 18,000 पर मंथ। वेरी गुड। रिलेटिव को आप आर्म लेंथ से ज्यादा की पेमेंट करोगे तो एक्सपेंस क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। 4,000 पर मंथ, तो टोटल अमाउंट कितनी आ गई? 48,000, ये डिसअलाउड हो जाएगा। एक बार मैं आपको रिलेटिव की डेफिनेशन रिवाइज करवा देती हूँ, इस सेक्शन की रिलेटिव की डेफिनेशन अलग है। 48 रिलेटिव होता कौन है? गिफ्ट चैप्टर में रिलेटिव की बहुत बड़ी डेफिनेशन है, बट 48 में रिलेटिव की छोटी सी डेफिनेशन है। रिलेटिव कौन होता है? स्पाउस, मदर फादर, पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर, सिबलिंग, असेंडेंट्स एंड डिसेंडेंट्स। क्या सिस्टर इन लॉ रिलेटिव है? तो वो चाहते हैं तुम 48 सोचो, पर वो चाहते हैं तुम्हें 48 की रिलेटिव की डेफिनेशन भी याद हो। ठीक है, इसे प्लीज इंपॉर्टेंट मार्क करो। आप लोगों की बुक में 48 में इंडिविजुअल की रिलेटिव की डेफिनेशन, प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी इस चीज को मार्क करेंगे। पेज नंबर 62। जब भी 48 आएगा ना, अब अगली बार अपने आप ही रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करके याद हो जाएगा।
स्पाउस, सिबलिंग, पेरेंट, असेंडेंट एंड डिसेंडेंट्स। बिल्कुल छोटी सी डेफिनेशन है। तो सिस्टर इन लॉ रिलेटिव है ही नहीं, तो कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ उनको बता देंगे कि ये रिलेटिव नहीं है, इसलिए 48 अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। रिटर्न डाउन वैल्यू, कार की रिटर्न डाउन वैल्यू है 3,50,000, फर्नीचर एंड फिटिंग्स की 80,000। कार पे डेप्रिसिएशन मिलेगी 15%, फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे 10%। जो कार है वो 25% पर्सनल यूज के लिए यूज की जाती है, तो जितनी भी डेप्रिसिएशन आएगी हम सिर्फ उसका 75% अलाउ करेंगे। सिमिलरली ये जो कार के एक्सपेंसेस हैं, ये भी 25% एक्सपेंसेस क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, एड बैक करेंगे। देन मेडिकल एक्सपेंसेस में कहते हैं फैमिली प्लानिंग का एक्सपेंडिचर किया है 15,000 का, जो कि रेवेन्यू नेचर का है। मेडिकल एक्सपेंसेस किए हैं फादर के 55,000 के। फादर की एज है 65, उन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ। 2,500 रुपीज कैश में किए हैं, बाकी की पेमेंट किस में की है, क्रेडिट कार्ड में। तो जो फैमिली प्लानिंग का एक्सपेंडिचर है, पहले ये बताओ ये अलाउड होगा या नहीं होगा। डिसअलाउड होगा, कंपनी के लिए अलाउड होगा। वेरी गुड। फैमिली प्लानिंग में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पूरा अलाउड होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 5 इंस्टॉलमेंट्स में होता है। तो तुम्हारा ये पॉइंट तो ठीक है, 5 इंस्टॉलमेंट्स है, पर 5 इंस्टॉलमेंट्स किस चीज की है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो पूरा ही अलाउड है, बट उससे भी अगला पॉइंट है कि फैमिली प्लानिंग अलाउड ही सिर्फ किसको है, कंपनी को। तो सिर्फ दो ऐसे खर्चे हैं जो कि किसी किसी पर्सन को अलाउड। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सिर्फ रेजिडेंट को अलाउड, अगर नॉन रेजिडेंट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस करता है तो वो अलाउड ही नहीं है। और जो फैमिली प्लानिंग का एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ कंपनी को अलाउड है और किसी को अलाउड नहीं। तो ये एक्सपेंडिचर हम पहले से ही ड्राइंग्स मान के एड बैक कर चुके हैं। ये तो हमने एड बैक तो सारा ही कर दिया ड्राइंग्स मान के। इसके बारे में कुछ और भी दिमाग में आ रहा है। सेक्शन मेडिकल इंश्योरेंस 80D में रिडक्शन मिल जाएगी, पर 80D में तो कंपलसरी क्या होता है, पेमेंट कैसे करनी है, काउंट पे ही चेक। सिर्फ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की पेमेंट तुम्हें कैश में अलाउड है, और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कितना अलाउड है, 5,000। इसमें प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप तो है ही नहीं है, तो 55,000 में से जो कैश में पे किया वो तो डिसअलाउड हो गया। तो कितना बचा मेरे पास, 52,500। एंड 80D में मैक्सिमम रिडक्शन कितनी मिलती है, 50,000। तो हम 50,000 अलाउ कर देंगे। कहते कंप्यूटर हमने 5 जून को परचेज किया था, क्रेडिट पे परचेज किया था। तो अगर 5 जून को परचेज किया कंप्यूटर, हाफ ईयर की डेप्रिसिएशन मिलेगी या फुल ईयर की, फुल ईयर की मिलेगी। टोटल इनवॉइस जो था उसमें से 18,000 रुपीज कैश में पे किए गए हैं एज डाउन पेमेंट ऑन द डेट ऑफ परचेज, एंड बाकी की अमाउंट अकाउंट पे ही चेक से पे की गई। हाँ डिसअलाउ, तो कंप्यूटर के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। और 43 में होल अमाउंट डिसअलाउ हो जाती है। ऐसे नहीं कि एसेट के आधी अमाउंट के ऊपर डेप्रिसिएशन मिल जाएगी, आधे के ऊपर नहीं मिलेगी। कंप्यूटर के ऊपर डेप्रिसिएशन अलाउ ही नहीं होगी, क्योंकि कंप्यूटर कैसे परचेज किया गया है, कैश में। बोनस पे किया गया है 30 सितंबर को। कौन सा सेक्शन आ रहा है दिमाग में, वेरी गुड, 43B। 43 में बी में लिखा हुआ है कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि सिर्फ पेमेंट बेसिस पे अलाउड है। वो एक्सपेंसेस में क्या कुछ आता था, एफ से अगर किसी भी फंड में पैसे ट्रांसफर करने हैं, आई से अगर किसी को भी इंटरेस्ट पे करना है, टी से अगर कोई भी टैक्स पे करना है, ई से अगर इंप्लॉय को कोई भी इंसेंटिव या बोनस देना है। पर डेट कब तक थी, जब तक जो कि आपकी लास्ट डेट है रिटर्न फाइल करने की। रिटर्न फाइल करने की 3 डेट्स होती हैं, पहले 2 ही होती थी, पर लास्ट चैप्टर पढ़ने के बाद पता चला 3 डेट्स होती हैं। एक होती है 31 जुलाई, एक होती है 31 अक्टूबर, एक होती है 30 नवंबर। आमतौर पे होती है 31 जुलाई। किसी भी एक्ट में ऑडिट होना हो तो बन जाती है 31 अक्टूबर। ट्रांसफर प्राइसिंग का रूल एप्लीकेबल हो तो बन जाती है 30 नवंबर। अब इसने ऑडिट करवाना है कि नहीं करवाना, वो कहां से पता चलता है, 44AB से, है ना। तो देखो इसने ऑडिट करवाना है कि नहीं करवाना। इसकी प्रोफेशनल रिसीट्स कितनी है, 50 लाख से ज्यादा है, तो इसने ऑडिट करवाना है। ऑडिट करवाना है तो इसके लिए आईटीआर की डेट क्या हो गई, 31 अक्टूबर। तो बोनस का एक्सपेंस अलाउड होगा कि डिसअलाउड, देखो कितना कुछ लग गया दिमाग। सिर्फ बोनस के पॉइंट के लिए 43B सबके दिमाग में आ जाएगा। जो बच्चा इंटर तक पहुंचा है वो ऑब्वियसली इतना सिंसियर तो है कि उसे 43B पता है। उसके साथ साथ 139(1) भी अप्लाई हो जाएगा कि आईटीआर की डेट एक होती है 31 जुलाई, एक होती है 31 अक्टूबर।
उसके साथ 44AB भी अप्लाई हो जाएगा कि ऑडिट करवाया है, तो डेट ही क्या बन गई, 31 अक्टूबर। तो ये एक्सपेंस क्या हो गया, अलाउ हो गया। अच्छा पॉइंट है। जनरल एक्सपेंसेस में कमीशन की पेमेंट की है 42,000 की मिस्टर महेश को बिजनेस प्रमोट करने के लिए, टीडीएस डिडक्ट किए बिना। वेरी गुड। अगर किसी भी पर्सन का टीडीएस डिडक्ट करना भूल गए हो तो 30% एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाता है। पर किस चीज की पेमेंट की है, देखो, कमीशन। कमीशन का टीडीएस कौन से सेक्शन में आता है, एच। ठीक है, 194H की लिमिट क्या थी, 15,000 से ज्यादा की अगर पेमेंट करोगे तो टीडीएस का रेट क्या था, पहले था 5% और 1 अक्टूबर से हो गया है 2%। अब देख लो भी इसके ऊपर 194H एप्लीकेबल भी है या नहीं है। 194H क्या होता है, बिजनेसमैन वाला रूल। पिछले साल की सेल 50 लाख हमें पता ही नहीं है, हमें एज्यूम करके चलेंगे कि पिछले साल की ये बता रखी। पिछले साल की सेल कितनी थी, 52,50,300। तो अब तुम्हें एज्यूम नहीं करना कि 40 ये लगा देना है। अब हमने हमेशा चेक करना है पहले ये कि बिजनेसमैन के ऊपर 194H एप्लीकेबल है भी या नहीं है। अगर 194H एप्लीकेबल है तो देखना है भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो एक्सपेंस डिसअलाउ कर। समझ आया सबको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसे गोल्ड कॉइन्स मिले हैं एक फैमिली फ्रेंड से मैरिज एनिवर्सरी पे। मार्केट वैल्यू है इन कॉइन्स की 85,000। क्या होगा, अदर सोर्सेज की इनकम बन जाएगी। ठीक है, मैरिज पे मिले हैं, गोल्ड पे चीज मिली है, फ्रेंड से मिली है, कोई भी कैटेगरी कवर नहीं हो रही, टैक्सेबल होगा। तो जैसे आंसर ही देखते हैं ताकि हम ज्यादा क्वेश्चंस कवर कर पाए। नेट इनकम हमें गिवन थी, तो सबसे पहले इन्होंने पहला पॉइंट बताया सैलरी का जो एक्सपेंस है, कहते ये डिसअलाउ नहीं होगा क्योंकि सिस्टर इन लॉ रिलेटिव ही नहीं होती है। जो मोटर कार के एक्सपेंसेस थे 25% एक्सपेंस डिसअलाउ कर दिए, पर्सनल थे। डेप्रिसिएशन जो बुक्स में गिवन थी वो सारी एड बैक कर दी। जो फैमिली प्लानिंग का एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ किसको मिलता है, कंपनी को, इसलिए ऐड कर दिया। जो मेडिकल एक्सपेंडिचर किया गया है फादर के लिए वो नहीं आउट, हाँ उसकी आगे जाके रिडक्शन मिल जाएगी पर वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है तो ऐड कर दी। कंप्यूटर परचेज किया था कैपिटल नेचर का है तो वो भी ऐड कर दिया। बोनस कहते रिटर्न भरने से पहले पे कर दिया ना बोनस तो अलाउड है। कहते क्योंकि पर्सन की सेल है 58 लाख तो इसने ऑडिट करवाना है। ऑडिट करवाना है तो रिटर्न बनती है 31 अक्टूबर, इसने 30 सितंबर तक पे कर दिया है बोनस तो अलाउड है। कमीशन पे की है बिना टीडीएस डिडक्ट किए तो 30% एक्सपेंस क्या कर दिया, डिसअलाउ कर दिया। इनकम में जो प्रॉफिट का शेयर है एचयूएफ से वो माइनस होगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी एंड इंटरेस्ट ऑन आईटीआर तीनों चीजें माइनस हो जाएंगी। डेप्रिसिएशन के आगे कैलकुलेशन है, अदर सोर्सेज में बैंक एफडी का इंटरेस्ट, आईटीआर का इंटरेस्ट और गिफ्ट जो गोल्ड के कॉइन्स मिले हैं, ये तीनों चीजें टैक्सेबल हो गई। डिडक्शंस में मेडिकल एक्सपेंस अलाउ हो गया 80B का, ये आ गई इस पर्सन के टोटल। ठीक है, 80 TT ए क्यों नहीं दिया इन्होंने? हमारे अकॉर्डिंग तो 80 TT ए भी मिलना चाहिए था ना। 80 TTA की रिडक्शन की गलती है, 80 TTA ये भी मिलना चाहिए था। सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं, इंडिविजुअल है, ओल्ड स्कीम में क्वेश्चन है, एफडी का इंटरेस्ट है। Excuse me, ma'am. सॉरी, 80 TTA इज फॉर ओनली सेविंग्स अकाउंट। Savings. चेक करो ने लिखा हुआ है, TTB इज फॉर सेविंग्स एंड एफडी, TTA इज ओनली फॉर सेविंग्स अकाउंट। इसलिए मैं टीडीएस के साथ कंफ्यूज हो गई। टीडीएस सेविंग्स अकाउंट की टीडीएस के ऊपर डिडक्ट, इनकम के ऊपर डिडक्ट नहीं होता है, पर एफडी के इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट होता है। टीटीए एफडी के ऊपर नहीं मिलता, सेविंग्स अकाउंट के ऊपर मिलता है, दोनों रिवर्स रूल्स हैं। हाँ जी, ऑनलाइन एक स्टूडेंट का डाउट था। प्लीज मुझे शेयर करेंगे क्या डाउट है। मैम यही था कि 80 सेविंग्स में ही मिलता है, एफडी में नहीं मिलता। यस यस, क्लियर है सबको, पूरे अच्छे से लिख के भी करें, सारे रूल्स एक बार फिर से रिकॉल हो जाए। ठीक है, और अब हम साथ में प्रेजेंटेशन भी करें।
आज जब आप लोग घर पे भी प्रैक्टिस करोगे तो कम से कम 2-3 क्वेश्चंस हमने विद प्रेजेंटेशन फोकस करने हैं। ये आपके पेपर का पहला क्वेश्चन होगा, तो चाहे आप रिवीजन स्किप कर देना एक दिन, बट कुछ क्वेश्चंस प्रॉपर पेपर वाली प्रेजेंटेशन में करके देख लिए। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर मनोहर फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 अंडर ओल्ड regime। अब क्वेश्चन जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तब हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से हेड्स अप्लाई हो रही हैं। तो यहाँ पे ना सैलरी हेड है, ना ही पीजीबीपी हाउस प्रॉपर्टी हेड है, ना ही कैपिटल गेन। तो सिर्फ दो हेड्स ही आएंगे, पीजीबीपी एंड अदर सोर्सेज। पीजीबीपी में सबसे पहले हम हेडिंग देंगे इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्वेश्चन में हमें नेट प्रॉफिट गिवन है 49,25,500 and expenses debited but disallowed and less incomes of other heads credited। मैंने दोनों हेडिंग्स इकट्ठे दे दी क्योंकि हमारे पास ना इंफॉर्मेशन मिक्स होके आती है। तो पेपर जैसे अब इन्होंने तो ऐसे टाइपिंग में बिल्कुल प्रॉपरली कर रखा है, एक्सेल शीट पे काम करना अलग बात होती है, मैं जब मर्जी एक्सेल में कॉलम्स ऐड कर सकती हूँ, बट रियल में करना अलग बात है। तो हम बार बार नहीं लिख सकते कि क्या चीज ऐड करनी है क्या लेस। हमने अपना फॉर्मूला बता दिया कि अगर कोई ऐसी चीज है एक्सपेंस है जो कि डेबिट हो रखा है पर डिसअलाउड है, उसे हम ऐड करेंगे। एंड अगर कोई ऐसी इनकम है जो कि किसी और हेड की है पर क्रेडिट हो चुकी है, उसे हम क्या करेंगे, माइनस। अब हम पूरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की सारी एडजस्टमेंट्स एक ही साथ यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, सबसे पहले इनकम साइड। इनकम साइड सबसे पहले मुझे बताया गया है शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एचयूएल। एग्जाम्ट होता है तो हमारे पास माइनस कर देंगे हम लोग 55,000। बहुत सारे पॉइंट्स थे क्वेश्चन में, मेरा प्लान नहीं था आंसर राइटिंग करवाने का, पर ताकि सब रूल्स अच्छे से याद हो जाए मैं इसलिए ऐसा कर रही हूँ। तो सारे स्टूडेंट्स प्लीज साथ साथ करेंगे। इट इज अ बेनिफिशियल एक्सरसाइज, ऐसा नहीं कि ये टाइम वेस्ट है। इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी 25,000। And then interest on ITR 26,000। नेक्स्ट डेबिट साइड, पहला एक्सपेंस आ रहा है सैलरी। सैलरी के बारे में एक एडजस्टमेंट थी, सैलरी एज पर सेक्शन 48(2) any payment to relative at more than market value
is disallowed. However, sister-in-law is not covered under definition of relative. अंडर सेक्शन 48(2) अगर ये हमसे अदर सोर्सेज वाले रिलेटिव की डेफिनेशन पूछते, वहां पे तो सिस्टर इन लॉ रिलेटिव होती है, वहां पे तो हमने ये लिखा हुआ है कि जो भी ऊपर लोग हैं उन सबके स्पाउसेस भी तुम्हारे रिलेटिव हैं। तो अगर मेरा ब्रदर मेरा रिलेटिव है, तो ब्रदर की वाइफ सिस्टर इन लॉ भी मेरी क्या हो गई, रिलेटिव हो गई। ठीक है, या फिर हस्बैंड की सिस्टर, ये दोनों हमारे लिए क्या हो गए, रिलेटिव हो गए। इन केस ऑफ गिफ्ट टॉपिक, अदर सोर्सेज टॉपिक, बट 42 में ये रिलेटिव नहीं होते, इसलिए हमने इस चीज को क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, कुछ भी नहीं ट्रीटमेंट किया। क्या, देन उसके बाद मोटर कार एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंस है 88,000, जिसमें से कि 25% जो है वो पर्सनल नेचर का है, तो पर्सनल नेचर का एक्सपेंस डिसअलाउड होगा। 22,000 हम क्या कर देंगे, पर्सनल एक्सपेंसेस आर डिसअलाउड। सबका साथ में रीजन बताना है। वर्किंग और ना के मोटर कार एक्सपेंसेस का, नीचे और भी कर सकते हैं। बट फिर अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वर्किंग नोट बना सकते हो, बट मैं रेकमेंड करूंगी सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन का वर्किंग नोट बनाओ, वो भी अगर मल्टीपल एसेट्स हैं। अगर एक ही एसेट है तो डेप्रिसिएशन भी यही सॉल्व कर दो। बच्चे पेपर कैसे सॉल्व करोगे, ये तो एक ही क्वेश्चन है ना। 15 नंबर के क्वेश्चन को मैक्सिमम कितना टाइम दे सकते हैं, 30 मिनट, इससे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं अफोर्ड कर सकते। तो मैं तो ये रिकमेंड करूंगी कि साथ के साथ ही करो वर्किंग नोट, सिर्फ डेप्रिसिएशन का, वो भी अगर मल्टीपल एसेट्स है। अगर एक ही एसेट है तो डेप्रिसिएशन भी यही कैलकुलेट कर दो। नेक्स्ट, परचेज ऑफ कंप्यूटर। $90,000. Capital expenses are not allowed, or capital expenses are disallowed. Depreciation on computer. Since more than 10,000 is paid in cash, जो 10,000 वाला रूल है, ये 48(3) में भी लिखा हुआ है, ये डेप्रिसिएशन में भी लिखा हुआ है। अगर डेप्रिसिएशन में आप एक्चुअल कॉस्ट वाला टेबल देखोगे ना, तो उसके नीचे लिखा हुआ है कि 10,000 से ज्यादा का अगर कैश का एक्सपेंस है तो वो ब्लॉक की वैल्यू में ऐड ही नहीं होता है। तो जब ब्लॉक की वैल्यू में ऐड ही नहीं हुआ, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगी। अगर अदर सोर्सेज में देखोगे, वहां पर भी ये रूल लिखा हुआ है। अदर सोर्सेज में भी कुछ रूल पीजीबीपी जैसे लिखे हुए हैं कि कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर अदर सोर्सेज में भी नहीं अलाउड होगा, एंड 10,000 से ज्यादा की कैश की पेमेंट वाला और टीडीएस वाला, ये तीनों रूल पीजीबीपी में भी आते हैं और अदर सोर्सेज में भी आते हैं। सो कंप्यूटर के ऊपर डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, बोनस 25,000। कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा अंडर सेक्शन 43(b). if bonus is paid after due date of filing ITR, it is disallowed. ठीक है, अंडर सेक्शन 44(ab), if gross receipts are more than 50 lakhs, professional is required to
गेट द बुक्स ऑडिटेड। अब आगे से हमेशा 43B के साथ आप लोग ऑडिट वाला सेक्शन और सेक्शन 139 तीनों को रेफर करोगे इकट्ठे। तो 43B में बोनस के ऊपर 43B लगता है, कोई डिनाइड ही नहीं है। उसके बाद ये डेट लिखी हुई है कि आईटीआर भरने से पहले पहले एक्सपेंस पे कर दो 31 मार्च की जगह। फिर हमने देखा 44A भी क्या कहता है कि ऑडिट किस किस ने करवाना होता है। प्रोफेशनल के केस में अगर 50 लाख से ज्यादा की सेल है तो आपको क्या करवाना पड़ेगा, ऑडिट। अंडर सेक्शन 139 if ITR if books are being audited, ITR date is 31st October. Thus, bonus paid on 30th September is allowed. बहुत अच्छा पॉइंट, फर्स्ट टाइम हमारी क्लास में डिस्कस हुआ है ये। अलग अलग तो रूल डिस्कस हुए हुए हैं, सारे इकट्ठे अप्लाई हो रहे हैं, वो पहली बार डिस्कस हुआ। बोनस के बाद जनरल एक्सपेंसेस बिजनेस के खर्चे हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस बिजनेस के खर्चे हैं। ठीक है, अब हमने सारा पीएनएल का काम कर लिया। उसके बाद आप लिखोगे लेस एक्सपेंसेस अलाउड बट नॉट डेबिटेड। उन्होंने देखो सजेस्टेड आंसर में ऐसे कैटेगरीज बनाई होती है ना कि हम कौन सी चीजों को ऐड कर रहे हैं, कौन सी चीजों को लेस कर रहे हैं। क्या नहीं, मिस हो गए। कंप्यूटर से पहले थे मेडिकल एक्सपेंसेस, वो चलो मैं एडजस्टमेंट के साथ कर लेती हूँ। मेडिकल एक्सपेंसेस भी ऊपर ही आना था, पीएनएल में ही गिवन है, मेरे से मिस हो गया। मैं आगे उसका ट्रीटमेंट करूंगी। बट अब आपने प्रेजेंटेशन के पर्सपेक्टिव से कैसे करना है, हमने सबसे पहले तो ऊपर नेट प्रॉफिट लिख लेना है एंड ये कंबाइंड हेडिंग देनी है एड एंड लेस वाली, सारी चीजों की इकट्ठी ट्रीटमेंट कर दी पीएनएल वाले। उसके बाद अगर कोई भी और ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि माइनस होने चाहिए थे पर डेबिट नहीं हुए, जो कि हमें एडजस्टमेंट्स में गिवन है, अब वो माइनस कर देंगे। ठीक है, देखो जी, सबसे पहले सैलरी वाला पॉइंट डन है। उसके बाद डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन अभी हमने करनी। मोटर कार, मोटर कार है की वैल्यू गिवन है हमें 3,50,000। तो 3,50,000 पे 15% की डेप्रिसिएशन अलाउ होगी, पर सिर्फ कितना पोर्शन होगा, 75%, विच इज इक्वल टू 350 का 15 नहीं कम आएगा, उनका 75% भी कर दिया। नेक्स्ट फर्नीचर एंड फिटिंग्स 80,000 का 10% करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 8,000। टोटल अमाउंट डेप्रिसिएशन का बन गया 47,375। मेडिकल एक्सपेंसेस, फैमिली एक्सपेंडिचर, पहले जो फैमिली प्लानिंग का एक्सपेंडिचर है, अलाउड ओनली टू इंडियन कंपनी, ये तो अलाउड है सिर्फ इंडियन कंपनी को है, इसलिए हम 15,000 तो ऐड बैक कर देंगे। देन मेडिकल एक्सपेंसेस ऑन फादर्स ट्रीटमेंट 55,000 भी ऐड बैक। फादर के ट्रीटमेंट के
नेक्स्ट, कंप्यूटर का ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं, बोनस का कर चुके हैं। उसके बाद आ गया हमारे पास, हमने एक कमीशन पे की है 42,000 की, जिसके ऊपर के टीडीएस डिडक्ट करना भूल गए। ठीक है, तो आप लिखोगे कमीशन पेड विदाउट रिडक्शन ऑफ टीडीएस। कितने परसेंट डिसअलाउ करेंगे? 30% एक्सपेंसेस डिसअलाउड। उन्होंने हमें क्वेश्चन में बताया कि कमीशन हमने कितनी पे की है, 42,000। 42,000 का 30%, 12,600 क्या हो जाएगा ऐड। पर इसके साथ अच्छे से बताओगे, सेक्शन 194H इज एप्लीकेबल ऑन असेसी। ये भी पॉइंट हम पहली बार कर रहे हैं। जब हम पीजीबीपी की प्रैक्टिस करते थे तो मैं आपको बताती थी कि टीडीएस की लायबिलिटी बनती है कि नहीं बनती। अब आप टीडीएस चैप्टर पढ़ चुके हो, तो 15 नंबर के क्वेश्चन में टीडीएस के कंसेप्ट अपने आप ही अप्लाई करनी है। जब भी कोई टीडीएस का क्वेश्चन आएगा, आपने सोचना है कि इस केस में टीडीएस की लायबिलिटी बनती भी थी या नहीं बनती थी। तो टीडीएस के बारे में आपने दो बार सोचना है। एक तो इनकम साइड, अगर कोई भी नेट इनकम गिवन है तो नेट को हम ग्रॉस अप करने के टाइम सोचते हैं। एक्सपेंस साइड, अगर कोई भी ऐसा एक्सपेंस गिवन है जिसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ, तो पहले देखना है कि क्या बिजनेसमैन के ऊपर 194A, C, H, I, J, R एप्लीकेबल है भी है या नहीं है। अगर एप्लीकेबल है तो 40A के बारे में सोचना है, डिसअलाउंस का, नहीं तो डिसअलाउंस का सोचना ही नहीं है। राइट है ना? इज एप्लीकेबल ऑन एसएससी एज सेल ऑफ previous year is more than 50 lakhs. Better word here would be sale of immediately preceding previous year. आप पिछले साल की सेल देखते हो 194H के लिए, क्योंकि वो 50 लाख से ज्यादा है तो 194H एप्लीकेबल था, इसलिए 40A में 30% टीडीएस एक्सपेंस डिसअलाउड। ये आ गई हमारी इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। क्वेश्चन, हाँ मैंने मेडिकल एक्सपेंसेस पहले नहीं लिए 70,000 के, तो मैंने बाद में ट्रीटमेंट लिया। चलो, नेक्स्ट, इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेज में एक आ रहा था इंटरेस्ट ऑन एफडी 25,000। एक आ रहा था इंटरेस्ट ऑन आईटीआर 26,000। एक आ रहा था गिफ्ट गोल्ड कॉइन मोर देन 50,000। कोई भी अगर मूवेबल एसेट है वो 50,000 से ज्यादा का है तो वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। अदर सोर्सेज की इनकम आ गई 1,36,000। ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आ गई,
027 माइनस रिडक्शंस सेक्शन 80D। तो 80D में 55,000 में से 2,500 जो कैश में था वो तो क्या है, डिसअलाउड, क्योंकि 80D की सबसे इंपॉर्टेंट रूल ही क्या है कि पेमेंट कैसे होनी चाहिए, अकाउंट पे ही चेक। मैंने आपको रिडक्शन में बताया था, फुल लेंथ में बार बार यही चेक करते हैं कि 80D आपने कैसे किया है। रिस्ट्रिक्टेड 52,500 अलाउड हो गया, बट 80D में मैक्सिमम भी कितना अलाउड है, रिस्ट्रिक्टेड अप टू 50,000। तो यहां पर हम माइनस करेंगे 50,000। 527 बड़ा खतरनाक क्वेश्चन बन गया ये। पहले तो क्वेश्चन में ही बड़े पॉइंट था, टैक्स की कैलकुलेशन में भी कुछ स्पेशल चीजें दिख रही है तुम्हें? क्या कुछ स्पेशल होगा टैक्स की कैलकुलेशन में? ठीक है, चलो सर चार्ज आ गया दिमाग में। यस, सर चार्ज भी आएगा और मार्जिनल रिलीफ भी आएगा, क्योंकि 50 और 52 लाख के आसपास ही है। ठीक है, करो कैलकुलेट। सर चार्ज भी लगाओ, मार्जिनल रिलीफ भी लगाओ, बताओ टैक्स कितना आ रहा है। ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग करना है, शॉर्टकट नहीं मारना 1,40,000 वाला। एज पर बुक्स बोलना पड़ेगा। भी टैग नहीं लिखा, ये बता देना क्या तो पता चला क्या नहीं दिख रहा है, तू नहीं बता रही, गलती कराने से लगेगा सारा सब है। कहाँ है? वैसे कल लग गया था लग गया था है मैं तुम्हारे ऐसे सेल्फ के लिए तो कुछ हो गया तो देख Class depreciation में as the bits of accounts नहीं दी हुई है। नहीं ऐड की है। कंप्यूटर वाला पॉइंट है। ओके, डेप्रिसिएशन पूरी ही ऐड करनी थी एज पर बुक्स। 8075 सॉरी, ये पता नहीं कैसे मिस हो गई। 87,500 बुक्स एज पर बुक्स जो डेप्रिसिएशन है वो ऐड बैक करेंगे, थोड़ा सा चेंज आएगा, चेक भी कर लो, इतना ही डिफरेंस है। डिफरेंस तो ज्यादा आ रहा है फिर भी, बड़ा डिफरेंस है ना। चेक करना एक मिनट पॉइंट। इन्होंने ऐड किया है 22,000, 87,500, 15,000, 55,000, 90,000, 12,600, माइनस किया है 55, 25 एंड 26, फिर माइनस की है डेप्रिसिएशन 76,175। वो हमारे डिफरेंट है। डेप्रिसिएशन का वर्किंग नोट देखते हैं। मोटर कार की डेप्रिसिएशन, फर्नीचर की डेप्रिसिएशन, कंप्यूटर पे इन्होंने एक्सेस पोर्शन पे, हाँ अब ये रूल डिफरेंट लगाया है।
हम लोगों ने 43 में पढ़ा है 10,000 से अबव का जब एक्सपेंस होगा तो पूरा अमाउंट ही डिसअलाउड है। सेक्शन 32 में लिखा हुआ है कि जो 10,000 तक का सिर्फ जो कैश में एक्सपेंस है सिर्फ वो डिसअलाउड है, तो बाकी का अलाउड है। तो 90,000 में से उन्होंने 18,000 की पेमेंट कैश में की थी, बाकी बैंक से की थी, तो 72,000 पे भी डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाएगी। तो इसलिए हमारा ये डिफरेंट आ रहा होगा। क्लियर है भाई सबको? हम एक बार आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब ये आपने आज प्रेजेंटेशन के साथ करना है, जो भी नेक्स्ट फुल लेंथ का क्वेश्चन आएगा। मिस्टर सूरज की एज है 50 इयर्स, इनका होलसेल का बिजनेस है हेल्थ प्रोडक्ट्स का। पार्टनर है XYZ एंड कंपनी में, जो कि एक पार्टनरशिप फर्म है। ये हमें इनके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। हमें टोटल इनकम निकालनी है एंड क्लोजिंग WDV निकालनी है सारे ब्लॉक्स की। अगर वो ऑप्ट आउट कर रहे हैं सेक्शन 115 BAC, तो हमें ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है। मुझे लगता है सेट ऑफ का क्वेश्चन, अलग अलग हेड्स की इनकम हमें कैलकुलेट करके दे रखी है। हमें उन्होंने सीधा बोला कि आप हमें सिर्फ ये बता दो टोटल इनकम कितनी। देखो सबसे पहले इंटरेस्ट मिला है फर्म से 15% पे, पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ही इंटरेस्ट मिला है 1,50,000। तो 40B सेक्शन एक बार रिवाइज कर लें, बहुत देर हो गई 40B को रिवाइज किए हुए। पार्टनर रेम्यूनरेशन, फोर्टी फोर ADA के बाद आएगा, पेज नंबर 71 पे है मेरे पास। 44 ADA AE उसके बाद है ये सेक्शन 40B। फर्म पार्टनर को क्या क्या एक्सपेंसेस दे सकती है। पहले तो ध्यान रखना ये जो सेक्शन है फर्म और LLP दोनों के लिए एप्लीकेबल है। कहते हैं आप पार्टनर को दो चीजें दे सकते हो, एक उसको सैलरी दे सकते हो, एक इंटरेस्ट दे सकते हो। सैलरी पर सिर्फ किस टाइप के पार्टनर को दे सकते हो? वर्किंग पार्टनर को। अगर पार्टनरशिप डीड अलाउ करती है सिर्फ तभी दे सकते हो। पार्टनरशिप डीड में बैक डेट से आप चेंज नहीं कर सकते, रेट्रोस्पेक्टिव अलाउ नहीं। पार्टनर को जो इंटरेस्ट दे सकते हो मैक्सिमम कितना दे सकते हो? 12% एंड सिंपल इंटरेस्ट। अब पार्टनर को सैलरी अलाउड भी कितनी होगी? कहते हैं पार्टनर को सैलरी अलाउड होगी पहले 6 लाख पे 90% और 3 लाख विच एवर इज हायर। 6 लाख का जो भी एक्सेस पोर्शन होगा उसके ऊपर कितनी अलाउ होगी? 60%। तो अगर फर्म का प्रॉफिट है 12 लाख या लेट्स से 15 लाख, तो 15 लाख में पहले 6 लाख के ऊपर तो रूल क्या लगेगा? 90% और 3 लाख विच एवर इज हायर। बाकी के 9 लाख पे कितनी सैलरी अलाउड होगी? 60%। इस पर्पस के लिए बुक प्रॉफिट का मतलब क्या होगा? जो भी आपने नेट प्रॉफिट निकाला माइनस इस साल की भी और पिछले सालों की भी सारी डेप्रिसिएशन। अगर बुक्स में ऑलरेडी कोई रेम्यूनरेशन आ रही है उसे ऐड कर दो, फिर जो हमारे पास आएगी दैट इज कॉल्ड एज बुक प्रॉफिट। अब यहाँ पे उन्होंने हमें क्वेश्चन में बताया कि फर्म ने इंटरेस्ट दिया है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, तो अगर पार्टनरशिप डीड अलाउ करती है तो इंटरेस्ट अलाउड है, पर मैक्सिमम इंटरेस्ट कितना अलाउड है? 15%। तो जब हम XYZ फर्म का P&L बना रहे होंगे तो फर्म को इंटरेस्ट का खर्चा कितना अलाउ करेंगे? 12%। और पार्टनर की इंटरेस्ट की इनकम भी कितनी बनाएंगे? 12%। तो पार्टनर की इंटरेस्ट की इनकम एक्चुअली कितनी बनेगी? 1,20,000, राइट। नेक्स्ट, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म एग्जम्प्ट। सैलरी मिली है वर्किंग पार्टनर को, फुली अलाउड टू फर्म, अगर फर्म को अलाउड हो गई तो इस पर्सन की इनकम बन गई। ये दोनों इनकम्स बनी इसकी PGBP की इनकम, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक ऑन FD, मैं इसी चीज में कंफ्यूज हो गई थी पिछले क्वेश्चन में। 80 TTA में सेविंग्स अकाउंट आता है, सेविंग्स अकाउंट की इंटरेस्ट की रिडक्शन मिलती है, FD की नहीं मिलती है। पर 194A में जब बैंक ने TDS डिडक्ट करना होता है, बैंक सेविंग्स अकाउंट के ऊपर TDS नहीं डिडक्ट करता है, पर इस FD के ऊपर TDS डिडक्ट करता है, ठीक है। अब देखो बैंक से FD का इंटरेस्ट मिला है, तो इसमें रूल क्या था 194A में? एक लिमिट थी 40,000, एक लिमिट थी 50,000। सीनियर सिटीजन को 50,000 तक TDS डिडक्ट करना होता, बाकी सबके लिए 40,000 तक। क्योंकि इसको इंटरेस्ट मिला है 40,500, तो इस पर TDS डिडक्ट हुआ होगा। तो हम क्या करेंगे? 40,500 डिवाइडेड बाय 90%, तो इसकी इनकम बनेगी 45,000। इनकम कौन से हेड की बनेगी?
सेविंग्स अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट मिला है 12,300, क्योंकि ओल्ड स्कीम का क्वेश्चन है तो साथ ही से क्या अलाउ कर देंगे, एटीटीटी। इनकम टैक्स का रिफंड है रिलेटिंग टू असेसमेंट ईयर 24-25, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला है 2300, तो सिर्फ इनकम कितनी बनेगी, 2300। होलसेल के बिजनेस से प्रॉफिट हुआ है, ये कहते हैं ये जब प्रॉफिट हुआ, ये चीजें हमने ऑलरेडी डेबिट कर रखी हैं। डेप्रिसिएशन भी डेबिट कर रखी है, मोटर कार के एक्सपेंसेस भी डेबिट कर रखे हैं, म्यूनिसिपल टैक्सेस भी शॉप के डेबिट कर रखे हैं। फॉर 2.5 years, payment for 1.5 year made on 12th July 25 and for the other on 31st December 25। तो अब देखो, हम बुक्स बना रहे हैं 31 मार्च 2025 को, तो कहते हैं गवर्नमेंट का रूल है, गवर्नमेंट सेमी हाफ ईयरली म्यूनिसिपल टैक्स लेती है। एक बार गवर्नमेंट ने म्यूनिसिपल टैक्स लिया है 12 जुलाई को और एक बार लिया है 31 दिसंबर को। ये एक्सपेंस दोनों अलाउ होंगे कि डिसअलाउ होंगे, एक अलाउड होगा और एक डिसअलाउड। 3500 का एक्सपेंस क्या हो जाएगा, कौन से सेक्शन में डिसअलाउ हो रहा है 3500 का एक्सपेंस, वेरी गुड, फाइटर सेक्शन में। टैक्स सिर्फ पेमेंट बेसिस पे अलाउड है, तो टैक्स ड्यू बेसिस पे अलाउ नहीं होगा। सैलरी दी है मैनेजर को बाय कैश 48,300, 10,000 से ज्यादा की पेमेंट कैश में करोगे तो क्या होगा, डिसअलाउ। अब ये डेप्रिसिएशन जो दी थी, ये डेप्रिसिएशन गलत है क्योंकि उन्होंने नीचे मुझे रेट बता दी, तो जो डेप्रिसिएशन दी है वो एड बैक कर देंगे। उसके बाद हमें बिजनेस की WDV गिवन है, कंप्यूटर और कंप्यूटर प्रिंटर के ऊपर डेप्रिसिएशन 40% पे। मोटर कार 31 दिसंबर से पहले परचेज की थी, 31 दिसंबर से पहले हाफ ईयर की भी हो सकती है, फुल ईयर की भी हो सकती है, हम एज्यूम कर रहे हैं हाफ फुल ईयर के। अच्छा, तो कितनी डेप्रिसिएशन मिलेगी, हाफ ईयर, तो 6,80,000 पे 15% का हाफ डेप्रिसिएशन मिलनी है, उसका भी कितने मिलेगी, 80%। उसके पास एक घर है मुंबई में जो कि उसने सेल कर दिया जनवरी 19 में, तो कैपिटल गेन भी आ गया उसे, नहीं कैपिटल गेन नहीं आया, घर सेल कर दिया, क्या मिला है, रेंट के एरियर्स मिले हैं, क्या बोलते हैं इसे, अनरियलाइज्ड रेंट। तो अनरियलाइज्ड रेंट इन द ईयर ऑफ रिकवरी या एरियर्स ऑफ रेंट इन द ईयर ऑफ रिकवरी, चाहे घर सेल हो चुका है फिर भी टैक्सेबल होंगे। हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम इतनी अमाउंट बन जाएगी, वेरी गुड। इसमें से क्या माइनस करेंगे, यहां तक तो क्वेश्चन हो गया। इसमें हमारे पास आया है पीजीबीपी हेड, पीजीबीपी हेड के बहुत सारे पॉइंट्स आ गए, पार्टनरशिप फर्म वाला भी आ गया, अदर सोर्सेज की 2 इनकम्स आ गई, देन पीजीबीपी के काफी सारे पॉइंट्स भी आ गए जो एक्सपेंसेस डिसअलाउड थे, एड बैक करने थे। उसके बाद एक आ गया हाउस प्रॉपर्टी हेड। नेक्स्ट आ रही है डिडक्शंस। बेटे के लिए LIC लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउड है, वाइफ का PPF अकाउंट अलाउड है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अपनी मदर का, पॉलिसी कवरिंग हर मदर जिनकी एज है 75, चेक से पे किया है, मदर डिपेंडेंट नहीं है, तो चाहे डिपेंडेंट नहीं हो 80D में अलाउड है, पूरा ही अलाउ हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन टू PM नेशनल रिलीफ फंड 100% अनलिमिटेड कैटेगरी, कर पाओगे सब लोग, ये क्वेश्चन सब लोग घर से भी प्रेजेंटेशन सॉल्व करके आओ। क्वेश्चन नंबर 13, एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, हैव टाइम। नेक्स्ट आप अभी सॉल्व करके दिखाओ, चलो विद प्रेजेंटेशन। अगर जरूरत लगे तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के रूल्स रिवाइज करके कर लो, बट एक सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का क्वेश्चन सब सॉल्व करके दिखाएंगे, ओल्ड स्कीम के अकॉर्डिंग सॉल्व करो। प्लीज ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी जब क्लास लगा ही रहे हो तो पूरा उसका बेनिफिट लो, स्पेंड 10 minutes on this and solve this question।
प्रेजेंटिव से कोई फर्क, प्रेजम्पटिव में लॉस हो ही नहीं सकता। पहली बात तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि जो लॉस है वो प्रेजम्पटिव वाला है या नॉन प्रेजम्पटिव वाला। और प्रेजम्पटिव में लॉस तो हो ही नहीं सकता। वो तो प्रॉफिट ही सीधा कितना होता है, 8% या 6%। सारे एक्सपेंसेस तो माइनस हो ही चुके होते हैं। मन्नत कौन सा रिसीट पेमेंट वाला? टीचिंग पे कंप्लीट हो गया आपका रिवीजन? क्या वीकेंड शुरू हो गया कि नहीं? वो टीचिंग पे चल रहा है।
करें डिस्कस। हाँ जी, देखो भी जैसे आंसर के साथ साथ ही कंपेयर करते हैं। सबसे पहले सैलरी मिली है प्राइवेट कंपनी से, ओल्ड स्कीम का क्वेश्चन है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे 50,000 की। सैलरी हेड की इनकम आ जाएगी आपके पास 4,75,000। हाउस प्रॉपर्टी में जाएंगे तो लेट आउट हाउस की इनकम है 1,20,000। सेल्फ ऑक्यूपाइड का जो लॉस है मैक्सिमम कितना सेट ऑफ कर सकते हो, 2 लाख। तो आपके पास बच गया 80,000। 2 लाख तो हम सेट ऑफ कर सकते हैं इंट्रा हेड। इंटर हेड भी कितना सेट ऑफ कर सकते हैं, अप टू, सॉरी, हाउस प्रॉपर्टी का टोटल लॉस कितना था, 3,18,000। 3,18,000 में से हमें मैक्सिमम अलाउड है 2 लाख। 2 लाख का 120 तो हाउस प्रॉपर्टी की लेट आउट के साथ ही एडजस्ट कर लिया। जो बाकी बचा वो हम लोगों ने कहाँ पे एडजस्ट किया, सैलरी के साथ। सैलरी में उन्होंने क्या किया, अच्छा पहले कुछ एडजस्ट किया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ, 60,000। वो किसी के भी साथ कर लो कोई फर्क नहीं। मैं आपको दोनों ऑप्शन दिखा देती हूँ, देखो भाई कैसे किया है, क्वेश्चन में कैसे किया है और क्या क्या ऑप्शंस है। सबसे पहले सैलरी की इनकम तो आ गई 525 माइनस 50, 475। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी में ये दोनों चीजें हैं, 120 इनकम है और 318 का जो लॉस है। जो 318 का लॉस है इसमें से पहले ही लिख दो नेक्स्ट पेज पे, कैरी फॉरवर्ड तो कितना होगा, 1,18,000। इन एनी केस में कितना एडजस्ट कर सकती हूँ, 2 लाख। अब 2 लाख कहाँ कहाँ से एडजस्ट करें, 120 उन्होंने एडजस्ट कर दिया हाउस प्रॉपर्टी के साथ ही, बाकी मेरे पास बचा 80,000। इनकम नहीं, अच्छा ठीक है, ओके। स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं दोगे। अगर लिखा होता रेंट फ्रॉम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है फिर तो -30% करते, पर उन्होंने रेंट नहीं लिखा, उन्होंने क्या वर्ड यूज किया, इनकम। इसका मतलब क्या, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो चुकी है। ठीक है, तो अब 2 लाख में से 120 का यहाँ पर एडजस्ट हो गया, मेरे पास बच गया 80। चाहो तो आप सारा 80 ही सैलरी में से माइनस कर दो, चाहो तो आप क्या कर सकते हो, इस 80 में से जो कैपिटल गेन था, एक कैपिटल गेन है 125, एक लॉस है 65, तो कैपिटल गेन का नेट क्या बचेगा, 60,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचेगा। तो इसमें से उन्होंने 60,000 का माइनस कर दिया एंड सैलरी में से 20 का माइनस कर दिया। दोनों आंसर्स करेक्ट होंगे। थोड़ा सा ज्यादा बेटर ये इसलिए है क्योंकि 112 में जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 20% पे, यहाँ पर शायद ही परसेंट अभी 5% की स्लैब पर ही जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। बिजनेस में जो स्पेक्युलेटिव बिजनेस इनकम है 45,000, स्पेक्युलेटिव का लॉस उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। प्रिजम्पटिव इनकम है 1 लाख की, पुराने सालों का लॉस पड़ा है, बिजनेस का लॉस कैरी फॉरवर्ड हो सकता है 8 ईयर्स तक के लिए। 2018-19 का लॉस है, तो 18-19 का लॉस 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, 24 अभी 6th ईयर चल रहा है। 6th ईयर में एडजस्ट हो जाएगा, उसके बाद भी बच गया तो 2 साल तक के लिए और कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कहते हैं अभी तक एक्सपायर नहीं हुआ। कैपिटल गेन 125 में से एक 65 माइनस हो गया, 60,000 हाउस प्रॉपर्टी का लॉस माइनस हो गया। अदर सोर्सेज में आ गया पीपीएफ का डिपॉजिट, ये एग्जाम्प्ट होता है ओल्ड स्कीम में, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ डिपॉजिट माइनस कर दिया एंड जीटीआई आ गई हमारे पास 4,55,000। ठीक है, डिडक्शंस में 80C जो उसने एफडी करवाई है, 80G, 80G में कितना मिलेगा, जो इनकम थी उसमें से माइनस कर दी सारी डिडक्शंस एक्सेप्ट 80G, उसका 10%, जो फाइनल अमाउंट डिसाइड हुआ उसका भी 50%। तो आपके पास फाइनल आंसर आना चाहिए 375,250। क्लियर है सबको। आज के लिए हम यहीं पर ही वाइंड अप करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ना कैपिटल गेन भी शुरू हो रहा है साथ में, तो कल अच्छे से नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे, कैपिटल गेन टॉपिक के साथ। बाय, टेक केयर। मन्नत कुछ मुझे ना प्लीज एक बार पर्सनली मैसेज करो किस टॉपिक का क्वेश्चन आप चाहते हो और क्वेश्चन नंबर 17 किस रेफरेंस में बता रहे हो, मैं कल कवर करवाती हूँ।